India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लो कोर्ट तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट 5 अक्टूबर से शुरू करेगा अंतिम सुनवाई। राज्यों को 2 हफ्ते के अंदर देनी होगी कानूनी अड़चनों की लिस्ट। राज्यवार होगी सुनवाई। लाखों पद पड़े हैं खाली। अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति मामले पर तलाकशुदा बेटी अविवाहित या विधवा बेटी के समान नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते दिया ये फैसला। निजामुद्दीन मरकज को दोबारा खोलने की मांग पर केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा मरकज दोबारा खोलने से सीमा पार देशों से राजनयिक संबंधों को लेकर हो सकती है समस्या। जावेद अख्तर मानहानि केस में कंगना में के नहीं पेश होने पर मुंबई कोर्ट ने दी चेतावनी। कहा अगली सुनवाई में मौजूद नहीं तो अरेस्ट वारंट हो सकता है जारी। India Legal presents Courts Roundup. पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। राज्यों ने अपील की कि जल्द सुनवाई करके मसले को सुलझाया जाए। लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई है और ऐसे में कोर्ट ने राज्यों को अपनी तरफ से उन मसलों की लिस्ट तैयार करने को कहा जिनको लेकर कानूनी अड़चनें आ रही है और ऐसे में अंतिम सुनवाई 5 अक्टूबर से शुरू होगी। कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव A.K. भल्ला के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस को वापस लेने से भी इनकार किया। सुप्रीम कोर्ट में नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो देश भर में नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर मामलों की 5 अक्टूबर से अंतिम सुनवाई करेगा। कोर्ट ने कहा कि हर राज्य के अपने अनूठे मुद्दे हैं, इसलिए राज्यवार मामलों की सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वो राज्यों के लिए अनूठे मुद्दों की पहचान करें और 2 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करें। सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने के निर्देश दिया है। दरअसल केंद्र और राज्यों ने प्रमोशन पॉलिसी में रिजर्वेशन से संबंधित मामलों पर तत्काल सुनवाई की मांग की है। सरकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की वजह से लाखों पदों पर नियुक्तियां रुकी हुई। पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्यों ने कोर्ट से कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन के मामले को जल्द से जल्द सुनवाई करके सुलझाया जाए। सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव A.K. भल्ला के खिलाफ जारी अवमानना के नोटिस को वापस लेने से भी इनकार किया है। बता दें कि बिहार में एडहॉक के आधार पर प्रमोशन देने के लिए उनके खिलाफ ये नोटिस जारी हुआ था। बेंच ने कहा कि इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर पहले भी कई गाइडलाइंस बनाई गई हैं और कई फैसलों में उनका जिक्र भी हुआ है। इसको लागू करना राज्यों पर निर्भर करता है कि वो किस तरह पिछड़ी जातियों को प्रतिनिधित्व देती हैं। राज्यों ने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट के आदेशों की वजह से विरोधाभास की स्थिति बन गई है, जिसके कारण कई पदों पर नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं। राज्यों ने कोर्ट से कहा कि केंद्र सरकार के स्तर पर नियमित पदों के लिए प्रमोशन हुआ था। देश भर में आरक्षित पदों पर प्रमोशन 2017 से रुका हुआ है। शीर्ष अदालत ने इस संबंध में सभी राज्यों से उनके राज्यों में आ रही कानूनी अड़चनों की लिस्ट 2 हफ्ते के अंदर कोर्ट में दाखिल करने को कहा। 3 जजों की बेंच, जिसमें जस्टिस L. नागेश्वर राय, जस्टिस B.R. गवई और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2020 में कहा था कि सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मौलिक अधिकार यानी कि नहीं है और इसे लागू करना या ना करना राज्य सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है।
कोर्ट ने कहा था कि कोई अदालत एससी और एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के आदेश जारी नहीं कर सकती। इस टिप्पणी के बाद ऐसी बातें होने लगी थी कि आरक्षण खत्म हो सकता है। सड़क से संसद तक हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं अपने संवाददाता विवेक सिंह चंदेल का। विवेक, नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण पर सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिए हैं, हमें विस्तार से बताएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो ये आरक्षण प्रमोशन है, आरक्षण में प्रमोशन का इश्यू है, सवाल इसमें ये खड़ा हो जाता है क्योंकि जो मंडल कमीशन ने एससी एसटी को रिजर्वेशन देने की बात कही थी वो लागू तो है, लेकिन सवाल ये है कि जो ये फैसला एन नागार्जुन का था उसमें ये साफ साफ कहा गया था कि जो प्रमोशन में आरक्षण होगा उस मुद्दे के लिए ये कोई मौलिक अधिकार नहीं है जिसकी आप मांग कर सकते हैं, लेकिन ये राज्यों के ऊपर निर्भर करेगा कि राज्य अपने राज्य में, यानी कि राज्य सरकारें जो है अपने राज्य में जो प्रतिनिधित्व होगा एससी एसटी का उसको कैसे मेंटेन करना है ये उनके ऊपर निर्भर है। आज भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा इसके लिए कितने ही फैसले दिए गए जिसमें उनको राज्यों को नीति लागू करनी उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। उस दौरान ही राज्य सरकारों की तरफ से कहा गया कि दरअसल जो राज्य की हाईकोर्ट्स होती हैं वो अपने अपने मामलों में अलग अलग फैसले दे देती है जिसकी वजह से एक यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाती है। इन्हीं मामलों को लेके कि अगर ऐसा होता है तो जो प्रमोशन में रिजर्वेशन में जो प्रमोशन की बात होती है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए कि किस हद तक किस राज्य को क्या करना चाहिए। यहाँ पे मामला सिर्फ यही है कि जो प्रमोशन में आरक्षण है वो किस हद तक यूनिफॉर्म हो जाए, क्योंकि जो राज्य हैं राज्य के हाईकोर्ट अलग फैसला दे देते हैं तो सभी राज्यों के अलग अलग हाईकोर्ट जो फैसला देते हैं जिससे यूनिफॉर्मिटी नहीं बन पाती। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने फिलहाल मुद्दा यही है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना कई फैसले हो जिनका जिक्र किया हो, लेकिन इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ये भी कह दिया है कि जो राज्य है वो राज्य अपने अलग अलग मुद्दे लेके आए और राज्यवार इस मामले पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा है कि हम सभी मांगों को एक साथ सुनेंगे, क्योंकि हर एक राज्य में एससी एसटी का जो प्रतिनिधित्व का वो है क्राइटेरिया वो अलग अलग है और सब जगहों पे राज्य ने अपने। चलिए विवेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जाहिर तौर पर 5 अक्टूबर से शुरू होगी अंतिम सुनवाई इस पूरे मामले पर। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें कहा गया था कि एक तलाकशुदा बेटी कर्नाटक सिविल सेवा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नियम 1996 के उद्देश्य के लिए अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आएगी। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ ने दोहराया कि आवेदन पर विचार करने की तिथि पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के दावे पर विचार का आधार होना चाहिए। इस मामले में रिट याचिका कर्ता की मां कर्नाटक सरकार के साथ मांड्या जिले कोषागार में द्वितीय श्रेणी सहायक के रूप में कार्यरत थी। उसकी मृत्यु के बाद रिट याचिका कर्ता ने अनुकंपा नियुक्ति पर नियुक्ति के लिए एक आवेदन दायर किया। इससे इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि तलाकशुदा बेटी के लिए कर्नाटक सिविल सेवा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति नियम 1996 के नियम 3(2) के तहत कोई प्रावधान नहीं है। बाद में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आवेदन पर विचार करने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने नियम 3 की व्याख्या की और कहा कि तलाकशुदा बेटी एक अविवाहित या विधवा बेटी के समान वर्ग में आती है और इसीलिए एक तलाकशुदा बेटी को अविवाहित या विधवा बेटी के समान ही माना जाना चाहिए। पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि जिस तारीख को कर्मचारी की मृत्यु हुई थी यहां प्रतिवादी तलाकशुदा बेटी नहीं थी, क्योंकि उसने कर्मचारी की मृत्यु के बाद आपसी सहमति से तलाक प्राप्त किया था। इसीलिए प्रतिवादी अपनी मां और मृत कर्मचारी की मृत्यु पर अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी। शिवम शर्मा जी इस वक्त अधिवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम जी, अनुकंपा नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को किस आधार पर खारिज किया है? देखिए, आपको बताया जाता हूँ पूजा जी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नियमों का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि केवल अविवाहित बेटी और विधवा बेटी जो मृत महिला सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के समय पर बेघर थी और उसके साथ रह रही थी उसे मृत कर्मी का आश्रित कहा जा सकता है। महिला सरकारी सेवक की मृत्यु के मामले में अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए केवल अविवाहित पुत्री तथा विधवा पुत्री को ही पात्र कहा जा सकता है। अदालत ने NC संतोष सुप्रा के मामले में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया है
कि आवेदन पर विचार करने की तिथि पर प्रचलित मानदंड अनुकंपा नियुक्ति के लिए दावे के विचार का आधार होना चाहिए। तलाकशुदा बेटी शब्द बाद में संशोधन 2021 द्वारा जोड़ा गया है। इसलिए प्रासंगिक समय पर जब मृत कर्मचारी की मृत्यु हो गई और जब मूल रिट याचिकाकर्ता प्रतिवादी ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए आवेदन किया तो तलाकशुदा बेटी अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थी और तलाकशुदा बेटी आश्रित की परिभाषा में नहीं थी। इसलिए आगे कोर्ट ने कहा कि जिस समय कर्मचारी की मृत्यु हुई वह एक विवाहित बेटी थी और इसलिए उसे नियम 1996 के तहत नियम 2 के तहत परिभाषित आश्रित भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए भले ही यह मान लिया जाए कि तलाकशुदा बेटी अविवाहित बेटी और विधवा बेटी के एक ही वर्ग में आ सकती है, उस मामले में जिस तारीख को कर्मचारी की मृत्यु हुई थी यहाँ प्रतिवादी तलाकशुदा बेटी नहीं थी क्योंकि उसने कर्मचारी की मृत्यु के बाद आपसी सहमति से। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शिवम जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ने के लिए। 60 साल से कम आयु में मरने वाले वकीलों के परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले वकील को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि उसने प्रचार के उद्देश्य से ऐसी याचिका दाखिल की है। जजों ने ये भी कहा कि अगर कोई काले कोट में है इसका मतलब ये नहीं कि उसकी जान दूसरों से ज्यादा कीमती है। कोर्ट ने याचिका को बेकार बताते हुए याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का हर्जाना भी लगाया है। मामले पर याचिका वकील प्रदीप कुमार यादव ने दाखिल की थी। बताया भी जा रहा है कि उनका कहना था कि वकील सिर्फ अपने पास आने वाले मुकदमों से ही आय अर्जित करते हैं, उनकी आमदनी का कोई दूसरा साधन नहीं होता। वकील समाज की सेवा के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं, लेकिन उन्हें कई परेशानियों को उठाना पड़ता है। यहाँ तक कि अधिकतर मकान मालिक अपने यहाँ किसी वकील को किराएदार नहीं रखना चाहते। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा था कि अलग अलग बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ऑफ वकील की सहायता के लिए सामने नहीं आते हैं, इसीलिए फंड का सही उपयोग यही होगा कि 60 साल से कम उम्र में कोई वकील मरे तो उसके लिए 50 लाख रुपए मुआवजा मिले। वकील की मौत कोरोना या दूसरे किसी भी कारण से हो, परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। बेंच के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि हमें इस तरह के फर्जी PIL को रोकने के लिए कुछ करें। आपकी याचिका में एक भी बात ऐसी नहीं जिस पर विचार करने की जरूरत है। कोर्ट ने आगे कहा कि पिछले दिनों बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, सबके जीवन का समान महत्व है, वकीलों को अपवाद की तरह नहीं देखा जा सकता। वहीं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष 30 जून 2021 के शीर्ष न्यायालय के फैसले की अवज्ञा के लिए केंद्र के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की गई है, जिसमें अदालत ने NDMA को उन लोगों के आश्रितों को मुआवजा के अनुदान के लिए दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था जिनकी कोविड से मृत्यु हो गई थी। साथ ही मृत्यु का कारण बताते हुए कोविड के कारण मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिशा निर्देश जारी करने और वित्त आयोग द्वारा अपनी 15वीं वित्त आयोग की रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर उचित कदम उठाने के लिए कहा गया था। आपको बता दें कि रिपक कंसल द्वारा दायर अवमानना याचिका में कहा गया कि केंद्र कानून की अदालत के निर्देशों का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य है। कंसल ने अपनी याचिका में शीर्ष अदालत द्वारा केंद्र को नियम जारी करने की मांग की और क्यों न उसे 30 जून 2021 के आदेश और निर्णय का अनुपालन न करके संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत जानबूझकर अवज्ञा, जानबूझकर लापरवाही, जानबूझकर उल्लंघन और सोच समझकर और गैर अनुपालन के लिए अदालत की अवमानना के लिए दंडित किया जाए। कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करते हुए सजा के लिए उचित निर्देश की जारी रखने की मांग की गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि आदेश की जानकारी होने के बावजूद अवमाननाकर्ता इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं और आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में मौन धारण किए हुए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इंटेलिजेंस कॉर्प्स को छोड़कर गैर सामान्य कैडर स्टाफ स्ट्रीम रिक्तियों के लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के लिए भारतीय सेना की 2017 की पदोन्नति नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति नवीन चावला ने रक्षा मंत्रालय, सेना अध्यक्ष और सैन्य सचिव के माध्यम से केंद्र से जवाब मांगा और अब मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया है। याचिका में कहा गया है कि पदोन्नति नीति विशेष रूप से
केवल सामान्य कैडर के अधिकारियों और सेना इंजीनियरों, सिग, एएडी, एएससी और ईएमई की धाराओं से संबंधित गैर सामान्य कैडर के अधिकारियों को पदोन्नति के लिए पात्र होने का अधिकार देती है। याचिका में कहा गया है कि इंटेलिजेंस कॉर्प्स को बिना किसी उचित या तार्किक कारण के प्रतिवादियों की अपेक्षित नीति के तहत पदोन्नति के दायरे में मनमाने ढंग से बाहर रखा गया और आगे ये प्रस्तुत करते हुए कि नीति प्रकृति में भेदभावपूर्ण है और विशेष रूप से इंटेलिजेंस कॉर्प्स आर्म्स को पदोन्नति के लिए पात्रता के दायरे से बहिष्कृत और असक्षम करती है। दलील ये कहती है कि नीति भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन करती है। तदनुसार याचिका में पदोन्नति नीति को रद्द करने की मांग की गई है और एनजीसीएसएस रिक्तियों में पदोन्नति के लिए इंटेलिजेंस कॉर्प्स को शामिल करने पर विचार करने की प्रार्थना की गई है। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती द्वारा दायर याचिका को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की है। इस याचिका में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 पीएमएलए के अधिकार को चुनौती दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल की अगुवाई वाली पीठ को सूचित किया कि एक समान मामला पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है, इसलिए अलग अलग कोर्ट में अलग अलग कार्रवाई से बचने के लिए सरकार मुफ्ती की याचिका को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दायर करेगी। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजू ने यह भी प्रस्तुत किया कि डीके त्रिवेदी एंड सन्स एंड ओआरएस बनाम गुजरात राज्य और अन्य के फैसले के मद्देनजर जब कोई मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है तो हाई कोर्ट को अपना हाथ हटाना पड़ता है। मेहता ने जोर देकर कहा कि यदि एक हाई कोर्ट एक याचिका पर विचार करता है जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है तो विभिन्न आरोपी हाई कोर्ट का रुख करेंगे और अंतरिम आदेश मांगेंगे। इसी के चलते मामले की सुनवाई 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। मुफ्ती ने धारा 50 और धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आकस्मिक प्रावधानों को अनुचित रूप से भेदभावपूर्ण सुरक्षा उपायों से रहित और संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करने के लिए चुनौती दी थी और इसमें निर्धारित विभिन्न मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय का हवाला दिया गया था। निजामुद्दीन मरकज को दोबारा खोलने की मांग के मामले में केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के जरिए हलफनामा दाखिल किया है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हलफनामे में सरकार ने मरकज को दोबारा खोले जाने का विरोध करते हुए कहा कि मरकज को दोबारा खोलने से सीमा पार देशों से राजनयिक संबंधों को लेकर समस्या हो सकती है। केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा कि अन्य देशों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखने के लिए मरकजों को बंद रखना आवश्यक है। सरकार का कहना है कि मरकज में लगभग 1300 विदेशी पाए गए थे और उनके खिलाफ मामला दर्ज होने से सीमा पार देशों से विवाद और राजनयिक संबंधों पर असर पड़ सकता है, इसीलिए मरकज को खोलने पर विचार न किया जाए। पिछले साल मार्च में कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने वाले तबलीगी जमात के सदस्यों के बाद निजामुद्दीन मरकज में सार्वजनिक प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नई दिल्ली में स्थित मरकज को फिर से खोलने के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका में गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र द्वारा दायर एक हलफनामे में ये प्रस्तुतिकरण आया। केंद्र ने यह भी प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों को सार्वजनिक आदेश के कारण केवल एक छोटी अवधि के लिए कम किया गया था और इसीलिए इसे संविधान का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता। केंद्र ने आगे कहा कि याचिका को अनुच्छेद 226 के तहत बनाए रखने योग्य नहीं कहा जा सकता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हेड कांस्टेबल रतनलाल की हत्या और पिछले साल दिल्ली में हुए दंगों के दौरान एक डीसीपी को सिर में चोट के मामले में शाहनवाज और मोहम्मद अयूब को जमानत दे दी है। हालांकि कोर्ट ने मामले में सादिक और इरशाद अली की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने मामले में पिछले महीने आदेश सुरक्षित रखा और जिसे मंगलवार को पारित किया गया। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू और विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद के साथ आरोपियों की ओर से पेश हुए विभिन्न वकीलों को विस्तार से सुना था। विभिन्न आरोपियों की ओर से दाखिल 11 जमानत आवेदनों में आदेश सुरक्षित रख लिया था और ऐसे में बताया भी जा रहा है कि न्यायालय में उनमें से 4 में आदेश पारित किया
कोर्ट ने 5 आरोपियों को इसी महीने की शुरुआत में जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा कि जमानत न्यायशास्त्र एक अभियुक्त की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने उडुपी में शिरूर मठ के पीठाधिपति के रूप में 16 वर्षीय अनिरुद्ध की नियुक्ति की वैधता पर सवाल उठाने वाली याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता एस नागानंद को एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील से पूछा कि क्या नाबालिग बच्चे को स्वामी बनने से रोकने वाला कोई कानून है। इस पर याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता डी.आर. रविशंकर ने कहा कि बाल संन्यास की प्रथा या नाबालिग पर संन्यास थोपना नाबालिग के भौतिक परित्याग के बराबर है और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी दिए नाबालिग के अधिकारों का उल्लंघन है और ऐसी प्रथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 39E और F का उल्लंघन करती है। वहीं मठ के वकील ने कहा कि पीठाधिपति को काम पर नहीं रखा जाता, उन्हें प्रशिक्षित पंडित द्वारा धर्मशास्त्र और उपनिषद पढ़ाया जाता है, जिस पर कोर्ट ने कहा कि शंकराचार्य 12 साल की उम्र में स्वामी बने। अदालत ने तब इसे एक महत्वपूर्ण मुद्दा करार दिया और एमिकस क्यूरी को नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ाया। दरअसल इसके अलावा ये कहा गया कि मौजूदा मामले में नाबालिग को संन्यास के साथ लगाया गया है, जबकि संबंधित अधिकारी निष्क्रिय बने हुए हैं, उन्हें कस्टडी में लेना चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दक्षिण मुंबई के एक होटल व्यवसायी ललित डिसूजा को अपनी बड़ी बहन पर 6 गोलियां चलाने के दोषी ठहराया है और ऐसे में 10 साल कैद की सजा सुनाई है। होटल व्यवसायी ने 27 अक्टूबर 2007 की रात को अपनी बड़ी बहन पर 6 गोलियां चलाई थी। जस्टिस प्रसन्ना वर्ले और एन.आर. बोरकर ने कहा कि हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि आरोपी का इरादा हत्या करना था। कोर्ट ने ललित टिमोथी डिसूजा को आईपीसी की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का दोषी ठहराया है। अदालत ने सत्र न्यायालय के 2022 के आदेश, जिसमें धारा 307 हत्या का प्रयास के तहत गंभीर आरोप से बरी करने और गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के लिए केवल 3 साल की जेल की सजा दी गई थी, को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और पीड़ित बहन लोर्ना डिसूजा की अपील को अनुमति दी है। दरअसल आपको बता दें कि अक्टूबर 2007 में ललित, जो शहर भर में बार और रेस्टोरेंट की एक श्रृंखला चलाता है, ने बहन लोर्ना पर गोलियां चलाई, जिसके बाद 2003 से उसका संपत्ति विवाद चल रहा था। ललित ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे सबूत की कमी के कारण जमानत मिल गई। बाद में हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए डिसूजा को नोटिस जारी किया और उनकी सजा क्यों न बढ़ाई जाए, इस तरह पूछा। और साथ ही उच्च न्यायालय ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने अपनी अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति की अनदेखी की थी। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा मामले में आरोपी ने 6 गोलियां चलाई और वह भी एक निहत्थे पर। आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है और 10 साल के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने चेतावनी दी है कि अगर कंगना रनौत अगली तारीख को सुनवाई के लिए मौजूद नहीं रही तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी जमानती वारंट आपको बताया जा रहा है कि जारी किया जा सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि अदालत सुनवाई के लिए उपस्थित होने के लिए छूट के लिए रनौत की याचिका को स्वीकार करने की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान कंगना को स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट में पेश नहीं होने से छूट मिल गए। उनके वकील ने कोर्ट के सामने एक मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि कंगना में कोविड-19 के लक्षण दिख रहे हैं, क्योंकि अपने फिल्म थलैवी के प्रमोशन के लिए पिछले 15 दिनों में उन्हें कई लोगों से उन्हें मिलना जुलना हुआ और ऐसे में कंगना के वकील ने कहा है कि कोर्ट उन्हें 7 दिनों का समय दे ताकि कंगना का कोविड टेस्ट करवाया जा सके और उनकी तबीयत बेहतर हो सके। हालांकि वकील ने कोर्ट को बताया कि कंगना वर्चुअल हियरिंग में मौजूद रह सकती है। इस मामले में जावेद अख्तर के वकील का कहना है कि कंगना ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि कोर्ट के सुनवाई में देरी की जा सके, जबकि जावेद अख्तर कोर्ट की हर हियरिंग में मौजूद रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि वो जावेद अख्तर और कंगना रनौत मामले में अगली सुनवाई 20 सितंबर को करेगी।
अगर अगली सुनवाई के दौरान कंगना कोर्ट में मौजूद नहीं रहती तो उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया जाएगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.